वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लाइट के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। ठीक है, जैसे इस चैप्टर का नाम है लाइट एनर्जी, तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का ही फॉर्म है और जब वो ट्रैवल करता है तो अपन हायर स्टडीज में उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में पढ़ते हैं। मतलब लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि लाइट जो है वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट में से एक है, मतलब इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो हम ये देखें कि जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर या वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो सन है वहां से लाइट रे ट्रैवल कर रहा है, और अगर वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है या फिर मान लेते हैं एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी बात कर रहा हूं? या तो मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूं और या तो मैं एयर की बात कर रहा हूं। मतलब या तो मैंने वैक्यूम की बात की है या तो मैंने एयर की बात की है। यहाँ पे वैक्यूम और एयर को दोनों को ही क्यों कंबाइन कर रहा हूं? क्योंकि हमको ये समझना हुआ कि जैसे जब लाइट मेरी वैक्यूम में ट्रैवल करती है तो वैक्यूम का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग वहां पे अवेलेबल नहीं है, एकदम खाली ओपन स्पेस है। वहां पे लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। और जैसे जैसे ये अपना मीडियम चेंज करती है, ये कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम में एंटर करती जाएगी, उसकी स्पीड थोड़ा कम होती जाती है। तो अगर वो ओपन स्पेस से एयर में एंटर कर रहा है तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच से ये देखते हैं कि ओपन स्पेस और एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें भी बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा, ये कोई भी प्रैक्टिकल चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम में या एयर में उसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी लेके चलते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है? इसको कैसे समझ सकते हैं? मतलब सिंपली मैं 3 लिखूं और कितने बार मेरे को जीरोस यूज करना पड़ेंगे? 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो इतना मीटर डिस्टेंस को कवर अप कर लेता है। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि अगर लाइट मेरी स्पेस से आ रही है, एयर से आ रही है और वो किसी डेंसर मीडियम में एंटर करती है। डेंसर मीडियम मतलब लेट अस मान लेते हैं कि पानी में एंटर करती है, तो पानी में जैसे एंटर करेगी तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पानी जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है कंपैरेटिवली टू एयर या वैक्यूम। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? उसकी स्पीड लगभग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और ये किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं वाटर की बात कर रहा हूं, मतलब पानी की बात कर रहा हूं। ठीक, अभी हम ये स्पीड कम क्यों हुई? देखिए बाकी सब कुछ ठीक था, ये जो 3 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? मेरा 2.25 में हो गया, मतलब 3 से रिड्यूस होकर कितना हो गया? 2.25 हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि सबसे रेयरेस्ट मीडियम जो है वो मेरा वैक्यूम है या एयर है, और जैसे ही मैं वाटर में एंटर करता हूं तो वो कंपैरेटिवली डेंसर हो जाता है। जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होता जाएगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होती चली जाती है। ठीक, अब मैं मान लेता हूं कि वाटर से उतर के अगर मैं इसको ग्लास के अंदर ले आ रहा हूं, मतलब एक ऐसे मीडियम में उसको ट्रैवल करवा रहा हूं जो ग्लास का बना हुआ है, कांच की मोटी सी स्लैब ले लेता हूं मैं। उस स्लैब के अंदर अगर मेरा लाइट ट्रैवल कर रही तो उसकी स्पीड क्या होगी? तब उसकी स्पीड कितनी होती है? तब उसकी स्पीड लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तक होती जा रही है। ये कहां बता रहा हूं मैं? यहां मैं आपको ग्लास में बता रहा हूं। मतलब कंपैरेटिवली मैं ये समझता जा रहा हूं कि जितना मेरा रेयर मीडियम होगा स्पीड ऑफ लाइट भी उतनी ज्यादा होती जाती है, और जैसे जैसे मीडियम मेरा डेंसर होता जाता है स्पीड ऑफ लाइट भी मेरी उतनी कम होती जाती है। मतलब डेंसिटी बढ़ती आएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती आएगी तो स्पीड ऑफ लाइट भी मेरी कम होती जाती है। तो ये बहुत ही फास्ट वेलोसिटी, बहुत ही फास्ट स्पीड है, इसलिए एक रफ अप्रोक्सीमेशन में हम लोग लिखते हैं। एक्यूरेटली इसको मेजर करना बहुत ही टीडियस या बहुत ही टफ काम है। लाइट के बारे में आप लोगों को एक चीज और बताते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। मतलब एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम इंप्लाइज दैट आउट ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर लाइट ऑलवेज फॉलो अ पाथ विच रिक्वायर अ वेरी लीस्ट टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पेस में मैं कोई 2 पॉइंट को इमेजिन करता हूं तो लाइट अगर उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने की कोशिश करेगी तो हमेशा उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ में सबसे कम समय लगता है।
इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। तो लाइट हमेशा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम को ही फॉलो करती है, मतलब स्पेस में एनर्जी जो है बहुत तेजी से दौड़ लगा रही है और वो एक नियम को फॉलो करती है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम बहुत ही इजी सी चीज है, उसको समझते हैं। जैसे हमने बोला कि एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है, मैंने बोला ए और ये बोला मैंने बी। ए से बी मूव करना है तो क्या करेगी, वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को या ऐसा पाथ चूज करेगी जिसमें कम से कम समय लगे। तो वो पाथ क्या होगा, वो पाथ मेरा ए से बी एक स्ट्रेट लाइन होगा, ना कि वो ऐसे मूव करेगी, ना तो वो ऐसे मूव करेगी, ना वो ऐसे मूव करेगी, हमेशा कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में। इसलिए लाइट जो है हमेशा कैसे मूव करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम बोलते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ये रिफ्लेक्शन में भी काम करता है। रिफ्लेक्शन में कैसे काम करेगा कि अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक कोई सरफेस इमेजिन कर लेता हूं और इस सरफेस के ऊपर वाले मीडियम में दो पॉइंट इमेजिन करता हूं, एक पॉइंट होगा मेरा ए और एक पॉइंट होगा मेरा बी। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम क्या बोलता है कि अगर लाइट को ए से बी मूव करना है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ही मूव करेगी, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को ही फॉलो करेगी जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि लाइट इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद बी तक आए, तो कैसा होगा, वो ए से जाएगी, सरफेस पे टकराएगी और टकराने के बाद बी पे पहुंच जाएगी। ये मेरी इंसिडेंट रे बनेगी और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, ठीक। अब मैं बोलता हूं और भी दूसरे पाथ हो सकते हैं, जैसे लेट अस सपोज दैट इधर से आके और फिर ऐसे पहुंच जाए, इधर से आके फिर ये ऐसे पहुंच जाए, इधर से आके फिर ये ऐसे पहुंच जाए, बट ये किसी भी पाथ को फॉलो नहीं करेगी। किस पाथ को फॉलो करेगी, ये वाले पाथ को फॉलो करेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस जितने भी पाथ को मैंने बनाए हैं सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा ये वाला ही होगा। अब ये इस वाले शॉर्टेस्ट पाथ को मैं समझूं किस तरीके से, तब मैं देखूंगा कि अगर इस सरफेस का मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं और ये जो मैं एंगल समझ रहा हूं, ये एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और ये वाला एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। तो मैं यहां पे देखूंगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर ही होगा। ये मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करा रहा है। तो इसी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम की वजह से ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है नेचर में, और लाइट मेरा क्या कर रहा है, लाइट मेरे इस रिफ्लेक्शन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक। यहां पे जितने भी दूसरे पाथ मैंने बनाए हुए हैं उन पाथों में कहीं पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं है। इसलिए लाइट अगर मेरी ए से बी मूव करेगी तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होगा। और यहां से ही प्रूफ करता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तैयार कर रहा है। मतलब नेचर में अगर किसी मेटालिक सरफेस पे या किसी शाइनी पॉलिश सरफेस पे लाइट आके टकराती है, वापस जाती है, तो मैं हर बार देख रहा हूं कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल का एंगल है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, हमेशा बराबर बनता है। और ये क्यों बराबर बनता है, क्योंकि वो एक सिद्धांत को फॉलो करता है, एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और वो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में सबसे छोटा पाथ, सबसे लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग पाथ को कवर करेगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट पे पूछो, उसके बारे में जो भी डाउट आता है डिस्कस करो, अपन और आगे बात करेंगे। चलिए लाइट के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आपको बताता हूं। जैसे जो सनलाइट होती है, सनलाइट जब हमारे पास आ रही है तो हमको वो व्हाइट कलर में दिखती है, लेकिन अगर मैं उसको एटॉमिक लेवल पे जाके देखता हूं, क्वांटम लेवल पे जाके देखता हूं, या थोड़ा सा उसको मैं बाइफर्केट अलग अलग करने की कोशिश करता हूं, तो उसके अंदर 7 कलर्स की लाइट होती है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर 7 कलर्स की लाइट होती है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना भी होगा, जाना भी होगा। ये हमको कहां देखने को मिलता है, कई बार नेचर में ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें वो व्हाइट कलर की लाइट 7 कलर में बिखर जाती है, और उसी से हमारा रेनबो तैयार होता है। क्या तैयार होता है, रेनबो। तो रेनबो में आपने देखा होगा कि 7 कलर्स होते हैं, और ये कलर्स हमको कहां मिलते हैं, ये कलर्स हमको व्हाइट लाइट से ही मिलते हैं। तो हम ये चीज देख सकते हैं, अगर मैं बोर्ड को रब करके समझूं, जो मेरी व्हाइट सनलाइट होती है, मैंने क्या बोला, मेरे पास व्हाइट सनलाइट है। व्हाइट सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, जिसको अपन विबग्योर पैटर्न से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, विबग्योर पैटर्न।
ये 7 कलर्स की लाइट क्यों आती है, अगर इसके बारे में आप लोग बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करोगे तो इतना भर जान लो कि जो सन में एनर्जी वाइब्रेट करती है और अलग अलग लेवल पे जब एनर्जी वाइब्रेट करती है तो अलग अलग कलर्स क्रिएट करती है। वही 7 कलर्स इकट्ठा एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, व्हाइट कलर की लाइट बनाते हैं। मतलब ये जो व्हाइट सनलाइट है उसके अंदर कितने हैं, 7 कलर्स हैं। अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहो तो V फॉर होता है वॉयलेट, V फॉर वॉयलेट कलर होता है, I फॉर इंडिगो कलर होता है, B फॉर ब्लू कलर होता है, G फॉर ग्रीन कलर होता है, Y फॉर येलो कलर होता है, O फॉर ऑरेंज कलर होता है और R फॉर रेड कलर होता है। ये 7 कलर्स की लाइट मिलकर क्या बनाती है, व्हाइट लाइट बनाते हैं। अगर मैं इसको और थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो देखता हूं मैं क्या देखूंगा, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों मेरा कुछ एक सा कलर है। ब्लू है, ब्लू की इंटेंसिटी को थोड़ा सा और बढ़ाते तो क्या बन जाएगा, इंडिगो बन जाएगा। इंडिगो की इंटेंसिटी को और बढ़ाते तो क्या बन जाएगा, वॉयलेट बन जाएगा। मतलब ये एक ही कलर है, जब मैं इसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करता हूं तो उसमें चेंजेस आने लगता है और मैंने इसको 3 नाम दे दिया, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। अगर मैं यहां ध्यान दूं तो यहां क्या दिख रहा है मेरे को, यहां पे मुझे दिख रहा है कि रेड, ऑरेंज और येलो, रेड, ऑरेंज और येलो। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी अगर होगी तो वो रेड जैसा दिखेगा। रेड कलर की लाइट को, उसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा कम कर दूंगा तो वो ऑरेंज जैसा बन जाएगा। ऑरेंज की इंटेंसिटी को और कम कर दूंगा तो वो कैसा बन जाएगा, वो मेरा येलो कलर का बन जाएगा। मतलब ये सारा खेल किसका, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ कलर का है। तो मैं देख रहा हूं कि मेरे को यहाँ पे 3 टाइप का पैटर्न दिख रहा है। एक पैटर्न दिख रहा है मेरे को ब्लू का, एक पैटर्न दिख रहा है मेरे को ग्रीन का और एक पैटर्न मेरे को दिख रहा है रेड का। मतलब यहाँ पे हमने लाइट को 7 कलर्स में पढ़ा हुआ है, दैट इज विद योर पैटर्न में। बट मैं अगर और प्रिसाइजली जाऊं तो 7 कलर्स को मैं 3 कलर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, दैट इज ब्लू, ग्रीन एंड रेड। क्या बोला मैंने, ब्लू, ग्रीन और रेड। इस ब्लू, ग्रीन और रेड को अगर मैं आपस में कंबाइन कर दूं करेक्ट इंटेंसिटी के साथ में तो ये वापस मुझे क्या बना के दे देगा, ये वापस मुझे व्हाइट लाइट बना के दे देगा। ठीक, इसीलिए ये जो 3 कलर्स होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। इनको अपन प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। चलिए प्राइमरी कलर्स के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। प्राइमरी कलर्स का मतलब ऐसे 3 कलर्स जिनको जो मैं अगर करेक्ट इंटेंसिटी के साथ कंबाइन करता हूं तो वो क्या बना देंगे, वो व्हाइट कलर क्रिएट करके दे देंगे। ऐसे कलर्स को मैं क्या बोलता हूं, ऐसे कलर्स को मैं प्राइमरी कलर्स बोलता हूं। प्राइमरी कलर्स को भी मैं आपस में कंबाइन करके और नए कलर्स भी बना सकता हूं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन सेकेंडरी कलर्स पढ़ते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी कलर्स के बारे में। अभी हमने प्राइमरी कलर्स के बारे में आपको बताया कि हमारे पास 3 कलर्स होते हैं जिसको अपन प्राइमरी कलर बोलते हैं। वो है हमारे पास ब्लू, ग्रीन और रेड। अगर मेरे पास ये 3 कलर है, इनको मैं आपस में कंबाइन करूंगा तो ये क्या बनाएंगे, व्हाइट लाइट बनाएंगे। लेकिन अगर मैं इनको अलग अलग कंबाइन करता हूं तो ये कुछ नए कलर्स को क्रिएट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। सेकेंडरी कलर्स कैसे, जैसे मेरे पास ब्लू और ग्रीन है, अगर मैं ब्लू कलर को और ग्रीन कलर को आपस में कंबाइन करूंगा तो मेरे को एक नया कलर क्रिएट होकर मिलता है। उस कलर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम सायन कलर बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं ब्लू और रेड को कंबाइन करूंगा, मैंने क्या किया हुआ है, ब्लू को और रेड को कंबाइन किया हुआ है, तो मेरे को एक नया कलर मिलेगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, जिसको मैं मैजेंटा कलर बोलूंगा। इसी तरीके से अगर रेड और ग्रीन को मैं आपस में कंबाइन कर दूंगा, रेड और ग्रीन को आपस में कंबाइन कर दूंगा तो एक कलर मिलेगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, जिसको मैं येलो कलर बोलूंगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लू और ग्रीन को जब कंबाइन कर रहा हूं तो सायन कलर मिल रहा है। सायन कलर का मतलब है कि ये लाइट स्काई ब्लू जैसा कलर है। आप यहाँ देख सकते हो कि स्काई ब्लू कलर जैसा, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, सायन कलर बोल रहा हूं। इसी तरीके से ब्लू और रेड आपस में कंबाइन होता है तो डार्क पिंक जैसा कलर बनाता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, जिसको मैं मैजेंटा बोल रहा हूं, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या बोल रहा हूं, उसके बाद मैं रेड और ग्रीन दिखा रहा हूं। रेड और ग्रीन को जब मैं आपस में कंबाइन करता हूं तो ये क्या बनाता है, ये मेरा येलो कलर बनता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। और अगर इन तीनों को मैं आपस में कंबाइन कर देता हूं, ब्लू को, ग्रीन को और रेड को, तो ये आपस में क्या बना देते हैं, ये आपस में व्हाइट बना देते हैं। तो इस पूरे खेल को समझने के लिए अगर आपको एक डायग्राम चाहिए तो वो डायग्राम आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो और आप समझ सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस मेरी कलर एडिशन कहलाती है। जब 2 प्राइमरी कलर्स को मैं आपस में कंबाइन करता हूं, कंबाइन करके एक नया कलर क्रिएट कर देता हूं, वो क्या कहलाता है मेरा, वो मेरा कलर एडिशन कहलाता है।
तो ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं। आई होप इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता लगी होगी, और कुछ पूछना है तो पूछते जाओ। अगर वीडियो देख लिया है तो कमेंट में अपना नाम लिखो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।